नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 17 मार्च 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल से तीनों का हम आइडिया लेंगे। एक तो है देखो वन रैंक वन पेंशन, उससे संबंधित अभी एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर क्या ओपिनियन आया है और वन रैंक वन पेंशन का क्या मुद्दा है वो भी हम समझेंगे। दूसरा यहाँ पर कि अंगदियाज एक तरीके की कुरियर सर्विस प्रोवाइड करने वाले इंडिविजुअल्स को रोकने का एक केस आया है, जिसमें डीसीपी सौरभ त्रिपाठी, इनके अगेंस्ट में ये लगाया गया है एलिगेशन कि ये जो हैं ये एक तरीके की फिरौती मांगते थे उनसे, जो कुरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं अंगदियाज उनसे। तो क्या है पूरा मुद्दा ये समझेंगे। और फिर हम थोड़ा सा ये कर्नाटका में जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ये जो एजुकेशन को लेकर के जो किस्सा हाईलाइट हुआ है ना, जिसमें हिजाब से संबंधित कर्नाटका हाई कोर्ट की रूलिंग भी आई है, तो उसमें क्या है इस पर्टिकुलर एरिया का एजुकेशन में परफॉर्मेंस अगर देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को समरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अभी। फर्स्ट आर्टिकल जो है दैट इज रिलेटेड टू द रैंक पेंशन इशू। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को ये रूलिंग दी है कि वन रैंक वन पेंशन का जो अभी इंट्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 7 नवंबर 2015 को जो किया गया था, तो उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके बेसिस पे ये कहा जाए कि कहीं पर भी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। बेसिकली जो मुद्दा था वो ये कि एक एसोसिएशन है जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, रिटायर्ड जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनका एक ग्रुप है। उन्होंने अपनी तरफ से एक पिटीशन दायर की थी जिसमें ये कहा गया था कि वन रैंक वन पेंशन जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी थी कि जो पेंशन है उसका रिवीजन ऑटोमेटिक टाइम पे होता रहेगा, ठीक अपने आप ही। पर जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन अभी वन रैंक वन पेंशन का हो रहा है, वहाँ पर पीरियोडिक रिपीटेशन या पीरियोडिक अपडेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम का। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बीते वैसे वैसे जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी जो पेंशन है वो राइज होती चली जाएगी अपने आप से। पर वो जो चीज़ है बोला एक्यूरेट नहीं है। कहने का मतलब कि जब इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम पर स्टेटमेंट कुछ और थे इस स्कीम के, और अभी जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, कहीं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है। तो वन रैंक वन पेंशन का मतलब सिंपल सा क्या होता है, मान लो एक इंडिविजुअल है ए और एक इंडिविजुअल है बी, दोनों का रिटायरमेंट जब हो रहा था तो दोनों की रैंक थी बराबर, सेम रैंक से वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलिट्री में हैं और सोल्जर, ठीक है जी। अब ये सेम रैंक से रिटायर हो रहे हैं और उनकी जो सर्विस का जो टाइम है वो भी मान लो कि इन्होंने 15-15 साल की सर्विसेज दे दी दोनों ने। तो ऐसे में दो रिटायरमेंट के टाइम पर सेम रैंक और सेम सर्विस टेन्योर को कंप्लीट किया है दोनों ने, तो इसके लिए प्रोविज़न ये था कि दोनों को सर्विस के कंप्लीट होने के बाद में जो पेंशन मिले वो सेम मिलनी चाहिए। और देखा जाए तो यहाँ पर इस कंसिडरेशन को हम देखें तो सेम मिलती भी होगी, पर सवाल यह है बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ए और बी दोनों को नहीं मिलती है सेम पेंशन। कैसे, मान लो अभी इसमें जो जो पर्टिकुलर कंसिडरेशन या जो केस बताया हुआ वो ये 1970s और 1980s की बात है, जब 3rd या 4th पे कमीशन की बात हुआ करती थी। तो उस टाइम पर क्या है कि एक इंडिविजुअल जो 1970 के टाइम पे रिटायर हो रहा है, जिसने 15 साल की सर्विस कंप्लीट की है और उसका जो रिटायरमेंट की जो रैंक थी वो एग्जैक्टली वो की वो रैंक है जो कि 1995 में एक इंडिविजुअल रिटायर हो रहा है और उसको भी 15 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद में रिटायरमेंट मिल रहा है। तो एक बंदा तो 1970 में रिटायर हो गया, एक 1975 में। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। तो अब आप देखो कि इन दोनों के बीच में देखा जाए तो कोई गैप नहीं है, पर 1970 के टाइम पे जो पे कमीशन था उसके हिसाब से जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसके हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी, और 1995 में जो रिटायर हो रहा है उसको उस टाइम पर जो सैलरी पेमेंट थी लास्ट उसके हिसाब से पेंशन मिलेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं। इस डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए जो एक्स मिलिट्री ऑफ पर्सनल्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनका ये डिमांड था कि भाई जब रैंक बराबर है रिटायरमेंट के टाइम पे और सर्विस का जो टेन्योर है वो भी बराबर है तो पेंशन भी बराबर ही मिलनी चाहिए। और इस डिमांड को फिर बाद में देखो गवर्नमेंट ने माना और ये जो वन रैंक वन पेंशन स्कीम है वो इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी 2015 से। पर इसमें क्या था कि वन रैंक वन पेंशन में प्रोविज़न था कि ऑटोमेटिकली जो पेंशन है वो रिवाइज होती चली जाएगी।
क्योंकि आपको पता है कि अभी लेटेस्ट अगर देखें तो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे सैलरी अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रही है। तो ऐसे में अभी 7th पे कमीशन कहाँ 3rd पे कमीशन या 4th पे कमीशन, तो दोनों में पेमेंट के स्केल पे बहुत डिफरेंस है। तो बोला पेमेंट जो ऑलरेडी जो सर्विसेज कर रहे हैं, जो ऑन ड्यूटी हैं, उनको तो देखो सैलरी में टाइम पे इंक्रीमेंट मिल जाएगा, पर जो रिटायर हो गए उन लोगों को बोला बहुत नुकसान हो जाता है। जो पहले रिटायर हुए हैं उन लोगों की सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे कम थी, तो उनको पेंशन भी कम मिलती है, जबकि रैंक वही है, टाइम भी उतना ही दे रहे हैं जितना कि आज के टाइम पे कोई बंदा रिटायर हो रहा है जितनी उसकी रैंक है। तो ऐसे में ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने की बात की गई थी। अब देखो बात ऐसी है कि इस तरीके से अगर हम देखें तो डिफेंस मिनिस्ट्री पे बर्डन बहुत ज़्यादा है पेंशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अभी वेंसडे को डिफेंस मिनिस्ट्री एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने डिफेंस पे रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें यह है कि हमारे देश में लगभग 26,79,645 आर्म फोर्स पर्सनल्स हैं जो कि पेंशन पे हैं, मतलब जिन्होंने अपनी सर्विसेज दे दी अब वो पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें आप देखोगे तो टोटल डिफेंस पेंशनर कितने हैं, 32,90,000। उनमें से आर्म्ड फोर्सेज मतलब सोल्जर्स कितने हैं, 26,79,000 या 26,80,000 आप मान लो। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है सरकार को। इवन जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होते हैं ना, उन लोगों के कंपैरिजन में अगर मिलिट्री पर्सनल्स जो रिटायर होकर के पेंशन ड्रॉ करते हैं ना, वो नॉर्मली जो सिविलियन जॉब से रिटायर होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा होती है। तो ये भी एक गैप कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 2019-20 के टाइम पे लगभग 1,18,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पेंशन पे, और अभी तक अगर देखें तो 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22 का, उसमें जनवरी तक 94,860 करोड़ रुपए तो खर्च भी हो चुके हैं, मतलब पेंशन देना। और ये क्या है, एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया जिसमें पेंशन दे दिया गया, तो ऐसे में डिफेंस मिनिस्ट्री अगर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहे, कोई प्रोक्योरमेंट करना चाहे, तो वो करने के लिए स्पेस कम बच जाता है। तो ये अपने आप में एक कंसर्न है। बट सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात पहुंची ना कि 1 रैंक 1 पेंशन को जिस तरीके से शुरुआत में बात की गई थी उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ऑटोमेटिक रिवीजन होना था पर पीरियोडिक रिवीजन की बात होने लग गई है। इसका मतलब कि बोले गवर्नमेंट जो है आर्बिट्रेरीली डिसाइड करती है, मतलब गवर्नमेंट के मन में आएगी तब वो इंक्रीमेंट देगी पेंशन में, और तब जब मन नहीं करेगा वो तब नहीं देगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कहीं पे कोई वायलेशन नहीं है, और 2015 में जिस तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट होना शुरू हुई थी एग्जैक्टली वही तरीका है अभी, तो कोई इशू यहाँ पर है नहीं। तो ये है पूरा 1 रैंक 1 पेंशन का पूरा सिस्टम देख लिया हमने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू अंगदियास। देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि अंगदियास बेसिकली कौन होते हैं, ये देखो गुजराती वर्ड है, और जो पटेल्स होते हैं ना उन्हीं में ये अंगदियास होते हैं, जिनका काम क्या होता है, एक करियर की तरह काम करना, एक कैरियर की तरह काम करना, मतलब कि कुछ गुड्स को या पैसे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, तो इसमें अभी क्या निकल के आया है कि मुंबई के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, जिनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, मिस्टर त्रिपाठी, सौरभ त्रिपाठी, बोला इन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड रखी है एक्सटॉर्शन के तौर पे, फिरौती के तौर पे, कि बोला कि इन अंगदियास को तभी काम करने देंगे जब ये 10 लाख रुपए एक्सटॉर्शन हमें देंगे। तो ये अपने आप में आईपीएस ऑफिसर पे एक वो कहते हैं ना कि ये डाउट क्रिएट किया गया है, और उनके द्वारा ये क्वेश्चन राइज किया गया है कि पुलिस जो है हमें परेशान करती है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि अंगदियास होते कौन है, उनके बारे में अगर देखें तो ये बेसिकली गुड्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, और कई बार पैसे का लेन देन भी करते हैं। हाँ, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू नहीं, बैंकिंग से साइड में। इसमें यह भी है कि जो इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई बैंकिंग से बाहर की तरफ अगर ये पैसों का लेन देन या हवाला जैसा काम कर रहे हैं तो ये तो इलीगल होगा, पर लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, कुछ का क्लेम ये करना है, कुछ का ये भी कहना है कि अंगदियास जो है वो जीएसटी भी पे करते हैं, तो बोला ऐसे हमें इलीगल कैसे बोल सकते हो। जबकि महाराष्ट्र पुलिस एक्ट अगर देखें तो उसका सेक्शन 65 क्लॉज 2 है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी सस्पिशियस पर्सन 2 लाख या उससे ज़्यादा का पैसा अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हुआ मिले तो उस पर क्वेश्चन करना लाजमी सी बात है, और पूछा जाएगा कि भाई कहाँ से पैसा लिया, क्या लिया। और ये अंगदियास जो है ना, ये बेसिकली अनफिनिश्ड जो डायमंड होते हैं ना उनका भी ट्रेड किया करते हैं। तो इस चक्कर से अभी देखो जो डीसीपी है सौरभ त्रिपाठी, इन पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बाकी तो देखो इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता पड़ेगा कि क्या है पूरा माजरा।
फिलहाल जो मुद्दा था वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। आगे चलते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू उडुपी डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर किस तरीके से एजुकेशन में परफॉर्मेंस आ रही है। तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हो। सबसे पहले तो ये इधर आ गया, तो उत्तर कन्नाडा, उडुपी, दक्षिण कन्नाडा। पहले ये उडुपी और दक्षिण कन्नाडा एक ही हुआ करते थे, फिर सेपरेट करके ये उडुपी अलग से डिस्ट्रिक्ट निकाल दिया गया कर्नाटका में से। ठीक है, कर्नाटका में। तो यहाँ पर एजुकेशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। अगर पिछली कुछ रिपोर्ट्स को हम कोट करें, फॉर एग्जांपल असर रिपोर्ट जो कि प्रथम एनजीओ के द्वारा रिलीज़ की जाती है, उसमें आप देखो, या जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसका 64 और 75 राउंड की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये शो करती हैं कि जिस एरिया में अभी ये हिजाब का मुद्दा हाईलाइट हुआ है ना, वहाँ पर मुस्लिम वुमेन का जो एनरोलमेंट है एजुकेशन में वो बढ़ा है पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो। इवन जो इंडिया में फेमस मणिपाल यूनिवर्सिटी है वो भी इसी रीजन से ओरिजिनेटेड है। तो ऐसे में ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एजुकेशन लगातार बढ़ रही है, पर इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं तो उनको देखो। वैसे तो अपनी तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से बोल दिया कि जी हिजाब जो है उसके ऊपर अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रेस कोड के बेसिस पे अगर लगाम लगाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, आज अगर पीछे से आवाज़ें आ रही हो तो मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि आपको पता आज होली है, इस चक्कर से वो चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहे हैं चारों तरफ, इस वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। फिर देखो, बात ऐसी है कि चाइना ने प्रपोजल दिया है कि इंडिया जो है, इंडिया से हम बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखो इस 2022 के अंत तक ब्रिक्स की समिट होने वाली है, ब्रिक्स की मीटिंग, जिसमें 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इनकी मीटिंग जो है वो होस्ट करेगा चाइना। अब इनकी मीटिंग अगर होस्ट करता है चाइना और इंडिया के साथ में अगर टेंशन्स कंटिन्यू रहते हैं, तो इंडिया की तरफ से अगर लीडरशिप वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाती है तो ये चीज़ चाइना के लिए कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड जो एक डिवीज़न का सामना कर रहा है, वहाँ पर इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत अच्छे से इमर्ज होकर आई है। तो इस केस में चाइना जो है वो चाहता है कि कैसे भी करके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स की इस मीटिंग को अटेंड करें। तो इसके लिए अपने फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, वैंग यी, और साथ में कुछ प्रोफेशनल्स को अभी इंडिया में भेजा जाएगा जो कि अभी एंगेज करेंगे इंडिया के साथ में। और जैसा कि आपको पता है, ईस्टर्न लद्दाख में जो एग्रेशन दिखा रखा है, इसके चलते अभी इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो एडवर्सरी अभी है तो वो चाइना है। ठीक है, तो अब देखो, देखने वाली बात ऐसी है कि 2017 में भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ था, जब डोकलाम इशू कहाँ पे, चुम्बी वैली, कहाँ पे, भूटान और सिक्किम की जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पर चाइना का एरिया आ जाता है, थोड़ा सा तिब्बत वाला एरिया, वहाँ पर चुम्बी वैली है, वहीं पर डोकलाम प्लेट्यू है, वहाँ पर चाइना ने एग्रेशन दिखाया था 2017 में। उस टाइम पर भी स्टैंड ऑफ हुआ था इंडियन मिलिट्री और चाइनीज़ मिलिट्री के सामने। फिर उसमें 2017 में जब ब्रिक्स की मीटिंग होस्ट करने वाला था चाइना, तो उस टाइम पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। चाइना ने इंडिया को पैसिफाई कर दिया था, चलो ठीक है कि हम विड्रॉ कर लेते हैं, वो टेंशन खत्म भी हुई थी, और फिर बाद में ब्रिक्स की समिट में हमारी तरफ से पार्टिसिपेशन भी हुआ था। तो ऐसे में एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ सिनेरियो अभी चाइना क्रिएट करना चाह रहा है। बट इंडिया के लिए है वो डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा है, कारण कि रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन में एग्रेशन दिखाया है ना, तो उस केस में हमारे पास में चॉइस जो है चूज़ करना बहुत मुश्किल है कि हम रशिया के साथ एंगेज करें इस तरीके से मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में ओपनली, तो वो अपने आप में हमारे लिए मुश्किल है। रही सही में चाइना ने जो अपना सपोर्ट दे रखा है रशिया को, उसके चलते भी चाइना रशिया का जो एक्सेस निकल के आ रहा है ना, वो भी हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। इसके आगे अगर देखें, ये जो ब्रिक्स की मीटिंग होगी ना, इस ब्रिक्स की साइडलाइन पे एक ट्राइलेटरल मीटिंग भी होने वाली है, जिसको हम RIC ग्रुप बोलते हैं, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया तीनों कंट्रीज बैठ के बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती है कि इंडिया जो है वो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अपनी एंगेजमेंट शो कर रहा है। ठीक है, इसके आगे अगर देखें, अभी हम इकोनॉमी पेज पे नज़र भी डालेंगे कि रशिया से हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए USA ने कोई सैंक्शंस नहीं लगाए, बोल दिया कि हाँ आप इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए हैं USA के द्वारा, बोला उन सैंक्शंस में इंडिया का कोई लेन देन, इंडिया का कोई रोल नहीं आता, तो रशिया से आराम से क्रूड ऑयल है इंडिया इंपोर्ट कर सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक आप कह सकते हो कि हमारा ब्रेक थ्रू है। ब्रिक्स की अगर बात करें तो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से देखो टेंशन्स तो है ही। ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कर देना भाई, ठीक है। ब्रिक्स फॉर UPSC, और वैसे ये जो मीटिंग है ये 14th राउंड की मीटिंग है, ठीक है, ब्रिक्स समिट। और डोकलाम के बाद में जो हुआ था वो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, शियामिन में हुआ था। और आपको पता होना चाहिए
कि लास्ट जो मीटिंग हुई थी ना हमारे प्राइम मिनिस्टर और सामने जो काउंटर पार्ट है कौन, शी जिनपिंग चाइना के प्रीमियर, उनके बीच में मीटिंग हुई थी। एक तो ब्राज़ील में जो समिट हुई थी 2019 की ब्रिक्स की उसमें, और उसी से पहले अक्टूबर 2019 में भी मीटिंग हुई थी जब ममल्लापुरम, ठीक है, महाबलीपुरम भी जिसको बोला जाता है, वहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था इंडिया में इनफॉर्मल समिट में। वुहान राउंड ऑफ समिट चल रहे थे। पर वही चीज़ है, चाइना जो है धोखेबाज देश है, ठीक है, बातें बहुत अच्छी अच्छी कर लेता है, बट फिर वही है कि वो है ना कैबेज पॉलिसी, कि एक एक लेयर करते 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 अपनी अपनी ज़मीन जो है वो क्लेम करता चला जाता है और किसी को पता भी नहीं पड़ने देता कि हाँ जी वो ज़मीन खा गया क्या। तो ऐसे में ममल्लापुरम की मीटिंग भी हुई थी। ब्रिक्स में हम एंगेज भी करते हैं। एक टाइम था जब चाइना और इंडिया दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्जेंस रखते थे। जब ये चाइना ने एग्रेशन दिखाने शुरू किए ना, तब से टेंशन ज़्यादा होने लग गई है। चाइना का बिहेवियर वो हो गया जो 1950-60s में हुआ करता था। नहीं तो पिछले अगर टाइम की बात करें 1990s से लेकर के 2010 तक की अगर बात की जाए तो इंडिया चाइना के रिलेशंस जो थे उनमें कहीं ना कहीं एग्रेशन बहुत कम थे बेशक, पर इतने कम थे। पर जिस तरीके से चाइना अब इमर्ज होकर के अब यूएसए को चैलेंज कर रहा है तो इंडिया को तो वो वैसे इग्नोर करेगा। तो वो वाला सिनेरियो अभी इमर्ज होकर आ रहा है। बाकी देखते हैं क्या आउटकम निकलता है। ये जो मीटिंग पे विजिट पे जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं उनका देखते हैं आगे, फिर आगे चलते हैं अभी। फिर एक न्यूज़ यहाँ पर है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने 2 डोज तो कोवैक्सीन की ली और तीसरी बूस्टर डोज के तौर पे अगर कोविशील्ड लिया है तो उसकी बॉडी में 6 गुना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब बहुत ही शानदार इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कोविड के अगेंस्ट में। जस्ट इसके ऑपोजिट देखें कि किसी इंडिविजुअल ने अगर 2 डोज तो कोविशील्ड के ले लिए, अब कोवैक्सीन का अगर वो लेता है तो उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि किसी ने अगर कोवैक्सीन ले लिए 2 बार और कोविशील्ड अब ले रहा है तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा इम्यून है कोविड के अगेंस्ट में। ये चीज़ अभी रिसर्च में निकल के आई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम इकोनॉमी पेज पे आ गए हैं। तो देखो अभी क्रूड ऑयल की प्राइसेस थोड़ी डाउन गई है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर क्रूड ऑयल पे जो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है तो उसको अभी कट करने की सोचे भी सरकार, तो एक थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया। कैसे कि क्रूड ऑयल थोड़ा पहले ही सस्ता हो रहा है तो गवर्नमेंट क्यों अपना रेवेन्यू कलेक्शन को रिड्यूस होने देगी, है कि नहीं। तो एक्साइज ड्यूटी कट करने से पहले अब सरकार है वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है कि देखते हैं, देखिए और कितना कम जाता है, क्योंकि $100 पर बैरल के हिसाब से भाव तो कल आ गए थे इसके, ठीक है। बाकी और देखते हैं कितना क्या डाउन जाता है। नहीं एक दिन तो आपको पता है ना $140 के लगभग भी पहुंच गया था। और रही सही में आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि इंडियन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे रशिया से ऑयल खरीद सकती हैं और यूएसए ने कह दिया कि इंडिया पे कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे। तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत रिलीफ की बात है। पर साथ में ये भी कहा है यूएसए ने कि इन कंट्रीज़ को ये समझना होगा कि रशिया का जो एग्रेशन है उस पर आपका क्या स्टैंड है, एक बार उसमें कोई करेक्शन लाने की ज़रूरत है तो लेके आओ। तो ये थोड़ा सिग्नल भी दिया है इंडिया को। खैर दूसरी तरफ अगर न्यूज़ देखें तो यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए हैं क्योंकि वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन आपको पता है पिछले 40 सालों की हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारी भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन है उसकी रेट जो है वो 6% से ज़्यादा चल रही है, जो कि अपर थ्रेशोल्ड दिया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, जो टारगेट दिया हुआ है 4 ± 2% में, जिसमें 2% मिनिमम 6% हाईएस्ट, जबकि 6% से ज़्यादा चल रही है रिटेल इन्फ्लेशन। चलो जी, और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़? हाँ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने कुछ बैंक्स के एमडीज को अपॉइंट किया है। तो ये बीबीबी बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में एक बार आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ोगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड सीधे। दूसरा इधर कोविड प्रोडक्शन, कोविड के अगेंस्ट में जो वैक्सीनेशन है उसको प्रोड्यूस करने से संबंधित जो है वो डब्ल्यूटीओ में मुहिम चलाई थी इंडिया ने, साउथ अफ्रीका ने, कि भाई पेटेंट में थोड़ा रिलैक्सेशन दे दो, क्योंकि पूरी दुनिया को सस्ते में जितना वैक्सीन अवेलेबल होगा उतनी ही जल्दी हम कोविड को ख़त्म करेंगे। जब तक कोविड के अगेंस्ट में एक एक इंडिविजुअल पूरी दुनिया में सिक्योर नहीं है तब तक ये मानो पूरी दुनिया सिक्योर नहीं है। तो इस केस में यूएस, यूरोपियन यूनियन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन सब के बीच में कन्वर्जेंस आई है डब्ल्यूटीओ में कि चलो ठीक है कि हम पेटेंट वाले इशू को साइडलाइन करते हैं। बट ये मुद्दा केवल वैक्सीन तक ही अटक के रह गया। ड्रग्स हैं
दवाइयाँ हैं उन पर अभी कोई कंसेंसस निकल के नहीं आ रही है। तो ऐसे में WTO में, और देखते हैं आगे क्या आउटकम होता है, तो ऐसे में आप WTO के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लोगे, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे देखा जाए तो जेलेंस्की ने ये कहा है कि भाई यूएस कांग्रेस हमारा सपोर्ट करे, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो बाइडन ने ये कहा है कि हम एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो देंगे, ड्रोन्स अवेल कराएंगे यूक्रेन को। और आपको पता होना चाहिए लगातार रशिया को एक कहते ना कि क्वेश्चन मार्क राइज करता चला जा रहा है। जहां पर पुतिन की कैलकुलेशन थी कि 3 से 4 दिन में हम यूक्रेन को हरा देंगे, पर अभी तक तो कुछ ऐसा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है जी। नेटो है वो भी लगातार कोशिश कर रहा है यूक्रेन को सपोर्ट करने की, तो टेंशन्स कम होने का कोई स्कोप नहीं है। जापान में 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फील किया गया, सुनामी के अलर्ट भी डिक्लेयर कर दिए गए। तो ऐसे में जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जिसके चारों तरफ, पैसिफिक ओशन के चारों तरफ वॉल्केनिक eruption होता रहता है, और जहां पर आप देखोगे जिसके ईस्ट में यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ में यहाँ पर साउथ अमेरिका, इधर आपको मिल जाती है यूरेशियन प्लेट। ये क्या हो रहा है यहाँ पर कन्वर्जेंस, और यहाँ पर क्या है माउंटेन रेंजेस आपको दिखेंगी, या फिर आपको ज़्यादातर दिखेंगे क्या आइलैंड्स। और वहाँ पर फिर क्या हो रही है कन्वर्जेंस का मतलब कि एक प्लेट ये है टेक्टोनिक और दूसरी प्लेट है यूं, दूसरी प्लेट नीचे सबसाइड कर रही है, नीचे धंस रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थक्वेक्स भी आएंगे, तो साथ साथ में क्या हो जाता है वॉल्केनिक एरप्शन भी। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर जापान की। ठीक है जी। तो इस डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं, और बाकी मैप है, जैसे जापान में ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इससे संबंधित NCERT में अगर आपने मैपिंग देख ली है दैट्स ओके, नहीं देखी है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं वो मैप शेयर कर रहा हूँ, उसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।